हेलो दोस्तों। आज की इस मज़ेदार कहानी में आप सभी का स्वागत है। होटल में उस रात क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं दफ्तर के टूर पर चेन्नई गया था। कंपनी का काम तो 2 दिन का ही था, पर मैंने बॉस से चेन्नई में 1 दिन की छुट्टी बिताने की इजाज़त ले ली थी। तीसरे दिन शाम की फ्लाइट से मुझे दिल्ली लौटना था। कंपनी ने मेरे ठहरने के लिए एक 5 स्टार होटल बुक कर दिया था। होटल काफ़ी अच्छा था। मैं चेक इन करके 5वीं मंजिल पर गया और अपने कमरे की ओर गया। मेरा कमरा काफी बड़ा था। कमरे के दूसरे छोर पर शीशे के दरवाजे के उस पार सागर लहरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं होटल की लॉबी में सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने वेटर से कॉफी लाने को कहा और एक मैगजीन उठाकर उसके पन्ने यूं ही तस्वीर देखने के लिए पलटने लगा। थोड़ी देर में कॉफी आ गई। मैं चुस्की लेने लगा। तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में आकर बैठी। वह अपने आप में कुछ बके जा रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह गुस्से में थी। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उससे पूछा, कोई दिक्कत है क्या? इस पर उस लड़की ने कहा, आपको इससे क्या लेना देना, आप अपना काम कीजिए। उसने रूखा सा जवाब दिया। कुछ देर में उसका बड़बड़ाना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने ही दोबारा कहा, मैं बगल में कॉफी पी रहा हूं और तुम ऐसे ही उदास बैठी हो। अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई। इस बार उसकी बोली में थोड़ा अदब लगा, तो मैंने कहा, इसका मतलब कॉफी पीने में तो मेरा साथ दोगी ना? और उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने वेटर को इशारा करके उसके लिए भी कॉफी लाने को कहा। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। मुझे लगा कि मुझे शुक्रिया करने का उसका यही अंदाज था। वेटर उसके सामने कॉफी रखकर चला गया। उसने कॉफी पीना भी शुरू कर दिया था। लड़की बोली, कॉफी अच्छी है। उसने जल्दी से कप खाली करते हुए कहा, मुझे चाय या कॉफी गर्म ही अच्छी लगती है। मैं भी अपनी कॉफी खत्म कर चुका था। मैंने पूछा, किसी का इंतजार कर रही हूं? उसने कहा, हाँ, बस समझ लीजिए कि आपका ही इंतजार है। और बोलकर वह हंस पड़ी। मैं उसके जवाब पर थोड़ा चौंक गया। इसी समय वेटर कप लेने आया तो मुस्कुराकर कुछ इशारा किया, जो मैं नहीं समझ पाया। मैंने लड़की से कहा, तुम्हारा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सब कुछ यहीं जान लोगे। क्यों ना आराम से चलकर बातें करें। बोलकर वह खड़ी हो गई। फिर जब हम लिफ्ट में थे तब मैंने फिर पूछा, तुम गुस्से में क्यों थी? उसने कहा, पहले रूम में चले फिर बातें होंगी। अब हम दोनों कमरे में आ गए थे। वह अपना बैग और मोबाइल फोन टेबल पर रखकर सोफे पर आराम से बैठ गई। मैंने फिर उससे पूछा, वह गुस्से में क्यों थी? तो जवाब मिला, इसी फ्लोर पर दूसरे रूम में एक बूढ़े ने मूड खराब कर दिया। मैंने पूछा, वह कैसे? तो उसने कहा कि बूढ़ा 47 के ऊपर का होगा। मुझसे अनचाही डिमांड कर रहा था। उसने कहा कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी देगा। ये मेरे लिए नामुमकिन बात थी और मैंने उसके पैसे भी फेंक दिए। मुझे तो उसकी बातें सुनकर एक जोर का झटका लगा और मुझे लॉबी में वेटर का इशारा समझ में आने लगा। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह उल्टा मुझसे ही पूछ बैठी, आप चेन्नई के तो नहीं लगते। आप यहाँ क्यों आए और मुझसे क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा, मैं तो बस टाइम पास करना चाहता हूँ। कंपनी के काम से आया था, वह पूरा हो गया। अब जो मर्जी वह करूंगा। मुझे कल शाम की फ्लाइट से लौटना है। पर अपना नाम तो बताओ। उस लड़की ने बताया, मुझे कॉल गर्ल कहते हैं। वह तो मैं समझ सकता हूँ, फिर भी तुम्हारा नाम तो होगा। हर बार कॉल गर्ल कहकर तो नहीं पुकार सकता। लड़की दिलचस्प लग रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुमसे ढेर सारी बातें करूं। रात भर आप मुझे स्वीटी नाम से पुकार सकते हैं, पर आप रात भर बातें करेंगे मुझसे। तो मैंने कहा, मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना था और थोड़ा ऐसी लड़कियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मैंने उससे कुछ पूछा, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लूं। स्वीटी बोली, क्यों नहीं, कबाब भी चलेगा, तब तक मैं नहा लेती हूँ। बाथरूम में गाउन भी है। वह तो और अच्छी बात है, क्योंकि नहाकर निकलने पर लड़कियां और अच्छी लगती हैं। क्यों अभी अच्छी नहीं लग रही हूँ? क्या स्वीटी ने पूछा। नहीं, वह बात नहीं है, नहाने के बाद और अच्छी लगोगी। मैंने रूम बॉय को बुलाकर कबाब लाने को कहा। स्वीटी बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद फिर रूम बॉय कबाब लेकर आ गया। मैंने 2 लोगों के लिए डिनर भी ऑर्डर कर दिया। इसके बाद मेनू देखने लगा। तभी बाथरूम से स्वीटी निकली। दूधिया सफेद गांव में वह सच में और भी अच्छी लग रही थी। गांव तो छोटा था,
साथ में स्वीटी ने उसे कुछ इस तरह ढीला बांधा था कि उसके उभार साफ साफ दिख रहे थे। मैंने कहा था ना कि तुम नहाने के बाद और भी खूबसूरत लगोगी। और बीच बीच में हम कबाब भी ले रहे थे। मैंने कहा, कबाब है और शवाब है, ये तो समा ही लाजवाब है। अगर आपकी पत्नी को पता चल जाए कि यहाँ क्या समा है तो फिर क्या होगा? सवाल तो डरावना, पर इसके लिए मुझे काफी सफर करना होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मर्दों को ऐसे चलन पर पत्नी की क्या सोच होती है, पर मेरे साथ ऐसी नौबत नहीं आएगी। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। 25 साल का था जब मेरी शादी हुई थी और 4 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। पीलिया के कारण उसको गए 1 साल हो गए। तो सॉरी बोलकर वह मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और आगे कहा, तब मुझे आपका मूड ठीक करना ही होगा। स्वीटी ने अपने पाम गाउन की डोरी की गांठ जैसे ही ढीली की, जो कुछ मेरी आंखों के सामने था, मेरा मन कुछ पल के लिए बहुत विचलित हो गया। मैंने इस पल की कल्पना भी नहीं की थी और ना ही मैं ऐसे हालात के लिए तैयार था। फिर भी अपने आप पर काबू रखा। तभी डोरबेल बजी तो स्वीटी ने अपने आप को कंबल से ढक लिया। डिनर आ गया था। वेटर डिनर टेबल पर रखकर चला गया। स्वीटी ने कंबल हटाया तो गांव का अगला हिस्सा वैसे ही खुला था। स्वीटी ने कहा, टेबल पर मेरी बैग में कुछ सामान पड़े हैं, आपको यहीं से दिखता होगा। आप जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मूड भी तरोताजा हो जाएगा, तो आपके मन को शायद थोड़ी सी राहत मिले। मैंने कहा, जल्दी क्या है, सारी रात पड़ी है। हाँ, अगर कल दोपहर तक तुम रहो तो और अच्छा रहेगा। इतना कहकर मैं खड़ा होकर उसके गाउन की डोरी बांधने लगा तो वह बोली, मेरा क्या? मुझे तो पैसे मिल गए। आप पहले आदमी हो जो सब ठुकरा रहे हो। वैसे आपने दोबारा शादी की या नहीं? आपका कोई बच्चा है? वह बहुत पर्सनल हो चुकी थी, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैंने उससे पूछा, डिनर लोगी क्या? अभी थोड़ा रुक सकते हो, तब तक कुछ बातें करते हैं। ओके, पहले तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है और तुम ये सब क्यों करती हो? स्वीटी ने कहा, पहली बात, लड़कियों की कभी उम्र नहीं पूछते। मैं थोड़ा हंस पड़ा। तभी उसने कहना शुरू किया, ठीक है, मैं आपको अपनी सही उम्र बता देती हूँ। मैं अभी 23 साल की हूँ। मैं सच बता रही हूँ। और आपके दूसरे सवाल का जवाब थोड़ा लंबा होगा, वह भी बता दूंगी। पर पहले आप बताएं कि आपने फिर से शादी क्यों नहीं की? आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं लगती। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं अभी 34 साल का हूँ। मेरा कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने सारे टेस्ट लेकर बता दिया कि मुझ में पिता बनने की ताकत ही नहीं है। अब दूसरी शादी करके मैं किसी औरत को माँ बनने के सुख के लिए तरसता नहीं छोड़ सकता था। इस बार स्वीटी मुझसे गले मिली और कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर कोई बात नहीं। ऑफिस के बाद मैं कुछ समय एक एनजीओ को देता हूँ। मन में थोड़ी शांति मिलती है। चलो डिनर करते हैं। डिनर के बाद मुझे थोड़ा आराम करने का मन किया तो मैं बेड पर लेट गया। स्वीटी भी मेरे साथ ही बेड पर आकर कंबल लपेटकर बैठ गई। मेरे मन मेरे बालों को सहलाने सहलाने लगी। तुम यह सब क्यों करती हो? मैंने पूछा। कोई अपनी मर्जी से यह सब नहीं करता। मेरी कोई मजबूरी है जो इसके पीछे है। मेरे पापा एक प्राइवेट मिल में काम करते थे। एक एक्सीडेंट में उनका दायां हाथ कट गया था। कंपनी ने कुछ मुआवजा देकर उनकी छुट्टी कर दी थी। माँ भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल जाते थे। माँ 3 से 4 घरों में खाना बनाकर कुछ कमा लेती थी। इसी तरह गुजारा हो जाता था। पर पापा को घर बैठे शराब पीने की आदत पड़ गई। जमा पैसे खत्म हो चले थे। इसी बीच रूम बॉय डिनर के बर्तन लेने आया और दिन भर के बिल के साथ साथ रूम के बिलों का भी साइन कराकर ले गया। स्वीटी ने आगे कहा, शराब के कारण मेरे पापा का लीवर खराब हुआ और वह चल बसे। मेरी माँ की मौत भी 1 साल के अंदर ही होगी। मैं उस समय 10वीं क्लास पास कर चुकी थी। छोटी बहन अभी 6ठी क्लास में थी, पर मैंने पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर लिया था। हम एक छोटी चौल में रहते थे। मेरे एक रिश्तेदार ने ही मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी लगवा दी और शाम को एक घर में जहां माँ काम करती थी, मैं वहां खाना बनाती थी। पर उस पार्लर में मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी होती थी। मैं भी इसका शिकार हुई और इस दुनिया में मैंने पहला कदम रखा था। बोलते बोलते स्वीटी की आंखों में आंसू बहने लगे।
मैंने टिश्यू पेपर से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी दुखती रग को बेमतलब ही छेड़ दिया। नहीं, आपने मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया। आंसू निकलने से कुछ दिल का दर्द कम हो गया, बोलकर स्वीटी ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह सब मैं अपनी छोटी बहन को सेटल करने के लिए कर रही हूँ। वह अभी 11वीं क्लास पास कर चुकी है और उसने सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। अभी तो एक बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन दे रखी है। घर बैठे बैठे कुछ पैसे भी कमा लेती है। मैंने एक लेडीज टेलर की दुकान देखी है, पर सेठ बहुत पैसे मांग रहा है। उसी की जुगाड़ में लगी हुई हूँ। ये काम हो जाए तो दोनों बहनें इस बिजनेस में लगेंगी। और फिर एक अंगाई लेकर उसने कहा, मैं आपको बोर कर रही हूं ना? आपने तो मुझे छुआ भी नहीं। आपको मुझसे क्या चाहिए? तो कहिए। मैंने कहा, अभी सारी रात पड़ी है, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। जब कोई जरूरत होगी कहूंगा। पर पार्लर से होटल तक तुम कैसे पहुंची? पार्लर वाले ने कहा था कि मैं औरों से थोड़ी स्मार्ट हूं, थोड़ी अंग्रेजी भी बोल लेती हूं। उसी ने कहा था, यहां ज्यादा पैसे कमा सकती हो और पार्लर में पुलिस की रेड का भी डर बना रहता। फिर मैं होटल में जाने लगी। इसके बाद स्वीटी ने ढेर सारी बातें बताईं। होटल की रंगीन रास्तों के बारे में कुछ बातें तो मैं पहले ही सुनी थी, पर एक जीते जागते इंसान जो खुद ऐसी जिंदगी जी रहा, उसके मुंह से सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा था। इसी तरह की बातों में ही आधी रात बीत गई। तब स्वीटी ने कहा, मुझे अब जोरों की नींद आ रही है, आपको कुछ करना हो तो कर लो। स्वीटी अभी तक गाउन में ही थी। मैंने बीच में ही बात काटते हुए कहा, तुम दूसरे बेड पर जाकर आराम करो और हाँ, बाथरूम में जाकर पहले अपने कपड़े पहन लो। बाकी बातें जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब करेंगे। तुम कल दिन में क्या कर रही हो? स्वीटी ने कहा, मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई है? सर, आपने मुझ पर इतना खर्चा किया। और मैंने स्वीटी की बात को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूं। अब बताओ, अपने कपड़े बदल लो। मैंने देखा कि जिस लड़की ने मेरे सामने बिना कुछ कहे गाउन खोलने में जरा भी संकोच नहीं था, वह लड़की अब कपड़े पहनने के लिए शानसार हो रही थी। स्वीटी ने गाउन के ऊपर चादर में अपने पूरे शरीर को इतनी सावधानी से लपेटा कि उसका शरीर पूरी तरह से ढक गया था और वह बाथरूम में कपड़े पहनने चली गई। थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदल कर आई और मेरे माथे पर किस करके गुड नाइट कहकर अपने बेड पर जाकर सो गई। सुबह जब तक मेरी नींद खुली तो सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। मुझे देखा तो गुड मॉर्निंग कहकर बोली, सर, आप फ्रेश हो जाइए या पहले चाय पियेंगे? मैंने कहा, पहले चाय ही मंगवा दो, मुझे बेड टी की आदत है। और क्या तुम शाम 5 बजे तक फ्री हो तो तुम्हें उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। स्वीटी बोली, सर, मुझे आप और ज्यादा शर्मिंदा ना करें। मैं फ्री नहीं भी हुई तो पहले आपका साथ दूंगी। मैं बस अपनी बहन को फोन करके बता देती हूँ कि मैं दिन में नहीं आ सकती। स्वीटी ने अपनी बहन को फोन किया और मैं बाथरूम में चला गया। जाते जाते स्वीटी को बोल दिया कि फोन करके नाश्ता भी रूम में ही मंगवा लेना। नाश्ता करने के बाद मैंने स्वीटी से कहा, मैंने एलिफेंटा की गुफाएं नहीं देखी हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो स्वीटी ने कहा, बेशक दूंगी। थोड़ी देर में हम एलिफेंटा में थे। वहां तकरीबन 3 घंटे तक हम साथ रहे। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, तुम मुझसे संपर्क में रहना। मैं जिस एनजीओ से जुड़ा हूं, मैं उसे तुम्हारी मदद के लिए कोशिश करूंगा। यह संस्था तुम जैसी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगी। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, पर हमारी ब्रांच का हेडक्वार्टर यहां पर है। थोड़ा समय लग सकता है, पर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। स्वीटी ने भरे गले से कहा, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के सिवा कुछ नहीं है। इसी दुनिया में रात वाले बूढ़े की तरह 2 पांव वाले जानवर भी हैं और आप जैसे दयावान भी। स्वीटी ने भी अपना कार्ड मुझे दिया। हम दोनों लौटकर होटल आ गए। मैंने रूम में ही दोनों का लंच मंगा लिया। लंच के बाद मैंने होटल से चेकआउट कर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुलाई। सामान डिग्गी में रखा जा चुका था। जब मैं चलने लगा तो उसकी ओर देखकर बोला, स्वीटी, मुझे तुम्हें और पैसे देने हैं। मैं पर्स से पैसे निकाल रहा था कि इस पर टैक्सी का दूसरा दरवाजा खोलकर वह मुझसे पहले जा बैठी और कहा, थोड़ी दूर तक मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? मैंने कहा, ओके। मैंने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो वह बोली, एयरपोर्ट में चौंक गया। पर एयरपोर्ट पर तो स्वीटी कहने लगी, क्या मैं एयरपोर्ट ट्रैवल नहीं कर सकती और आगे से आप मुझे मेरे असली नाम से पुकारेंगे?
मेरा नाम मनीषा है और कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट पर थीं। अभी फ्लाइट में कुछ वक्त था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो वह बोली, बस यहीं तक, आपको छोड़ने आई हूँ। मनीषा से मुस्कुराकर कहा। मैंने उसे और पैसे दिए। मनीषा रोती रोती बोली, मैं तो आपके कुछ काम ना आ सकी, ये पैसे आप रख लें। और मैं एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी तो उसने झुककर मेरे पैरों को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसकी 2 बूंद मेरे पैरों पर गिर गईं। मैं दिल्ली पहुंचकर चेन्नई और दिल्ली दोनों जगह के एनजीओ से लगातार मनीषा के लिए कोशिश करता रहा। बीच बीच में मनीषा से भी बात होती थी। तकरीबन 6 महीने बाद मुझे पता चला कि एनजीओ ने मनीषा को कुछ पैसे अलॉट किए हैं और कुछ उन्होंने बैंक से कम ब्याज पर कर्ज दिलवा दिया है। एक दिन मनीषा का फोन आया। वह भर्राई आवाज में बोली, सर, आपके पैर फिर से छूने का जी कर रहा है। परसों मेरी दुकान का उद्घाटन है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप आते तो दोनों बहनों को आपके पैर छूने का एक और मौका मिलता। मैंने भी कहा कि अभी तक मैं नहीं आ सकता, पर अगली बार जरूर चेन्नई आऊंगा तो सबसे पहले तुम दोनों बहनों से मिलूंगा। आज मुझे मनीषा से बात करके बेशुमार खुशी का एहसास हो रहा था और मन थोड़ा संतुष्ट भी लग रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल एनआर हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस मजेदार कहानी में आप सभी का स्वागत है। होटल में उस रात क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैं दफ्तर के टूर पर चेन्नई गया था। कंपनी का काम तो 2 दिन का ही था, पर मैंने बॉस से चेन्नई में 1 दिन की छुट्टी बिताने की इजाजत ले ली थी। तीसरे दिन शाम की फ्लाइट से मुझे दिल्ली लौटना था। कंपनी ने मेरे ठहरने के लिए एक 5 स्टार होटल बुक कर दिया था। होटल काफी अच्छा था। मैं चेक इन करके 5वीं मंजिल पर गया और अपने कमरे की ओर गया। मेरा कमरा काफी बड़ा था। कमरे के दूसरे छोर पर शीशे के दरवाजे के उस पार सागर लहरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं होटल की लॉबी में सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने वेटर से कॉफी लाने को कहा और एक मैगजीन उठाकर उसके पन्ने यूं ही तस्वीर देखने के लिए पलटने लगा। थोड़ी देर में कॉफी आ गई। मैं चुस्की लेने लगा। तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में आकर बैठी। वह अपने आप में कुछ बके जा रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह गुस्से में थी। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उससे पूछा, कोई दिक्कत है क्या? इस पर उस लड़की ने कहा, आपको इससे क्या लेना देना, आप अपना काम कीजिए। उसने रूखा सा जवाब दिया। कुछ देर में उसका बड़बड़ाना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने ही दोबारा कहा, मैं बगल में कॉफी पी रहा हूं और तुम ऐसे ही उदास बैठी हो। अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई। इस बार उसकी बोली में थोड़ा अदब लगा तो मैंने कहा, इसका मतलब कॉफी पीने में तो मेरा साथ दोगी ना? और उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने वेटर को इशारा करके उसके लिए भी कॉफी लाने को कहा। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। मुझे लगा कि मुझे शुक्रिया करने का उसका यही अंदाज था। वेटर उसके सामने कॉफी रखकर चला गया। उसने कॉफी पीना भी शुरू कर दिया था। लड़की बोली, कॉफी अच्छी है। उसने जल्दी से कप खाली करते हुए कहा, मुझे चाय या कॉफी गर्म ही अच्छी लगती है। मैं भी अपनी कॉफी खत्म कर चुका था। मैंने पूछा, किसी का इंतजार कर रही हूं? उसने कहा, हाँ, बस समझ लीजिए कि आपका ही इंतजार है। और बोलकर वह हंस पड़ी। मैं उसके जवाब पर थोड़ा चौंक गया। इसी समय वेटर कप लेने आया तो मुस्कुराकर कुछ इशारा किया जो मैं नहीं समझ पाया। मैंने लड़की से कहा, तुम्हारा मतलब मैं कुछ समझा नहीं, सब कुछ यहीं जान लोगे। क्यों ना आराम से चलकर बातें करें। बोलकर वह खड़ी हो गई। फिर जब हम लिफ्ट में थे तब मैंने फिर पूछा, तुम गुस्से में क्यों थी? उसने कहा,
पहले रूम में चले, फिर बातें होंगी। अब हम दोनों कमरे में आ गए थे। वह अपना बैग और मोबाइल फोन टेबल पर रखकर सोफे पर आराम से बैठ गई। मैंने फिर उससे पूछा, वह गुस्से में क्यों थी? तो जवाब मिला, इसी फ्लोर पर दूसरे रूम में एक बूढ़े ने मूड खराब कर दिया। मैंने पूछा, वह कैसे? तो उसने कहा कि बूढ़ा 47 के ऊपर का होगा, मुझसे अनचाही डिमांड कर रहा था। उसने कहा कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी देगा। ये मेरे लिए नामुमकिन बात थी और मैंने उसके पैसे भी फेंक दिए। मुझे तो उसकी बातें सुनकर एक जोर का झटका लगा और मुझे लॉबी में वेटर का इशारा समझ में आने लगा। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह उल्टा मुझसे ही पूछ बैठी, आप चेन्नई के तो नहीं लगते, आप यहाँ क्यों आए और मुझसे क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा, मैं तो बस टाइम पास करना चाहता हूँ। कंपनी के काम से आया था, वह पूरा हो गया। अब जो मर्जी वह करूंगा। मुझे कल शाम की फ्लाइट से लौटना है। पर अपना नाम तो बताओ। उस लड़की ने बताया, मुझे कॉल गर्ल कहते हैं। वह तो मैं समझ सकता हूँ, फिर भी तुम्हारा नाम तो होगा। हर बार कॉल गर्ल कहकर तो नहीं पुकार सकता। लड़की दिलचस्प लग रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुमसे ढेर सारी बातें करूं। रात भर आप मुझे स्वीटी नाम से पुकार सकते हैं, पर आप रात भर बातें करेंगे मुझसे। तो मैंने कहा, मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना था और थोड़ा ऐसी लड़कियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मैंने उससे कुछ पूछा, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लूं। स्वीटी बोली, क्यों नहीं, कबाब भी चलेगा, तब तक मैं नहा लेती हूँ। बाथरूम में गाउन भी है। वह तो और अच्छी बात है, क्योंकि नहा कर निकलने पर लड़कियां और अच्छी लगती हैं। क्यों अभी अच्छी नहीं लग रही हूँ? क्या स्वीटी ने पूछा। नहीं, वह बात नहीं है, नहाने के बाद और अच्छी लगोगी। मैंने रूम बॉय को बुलाकर कबाब लाने को कहा। स्वीटी बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद फिर रूम बॉय कबाब लेकर आ गया। मैंने 2 लोगों के लिए डिनर भी ऑर्डर कर दिया। इसके बाद मेनू देखने लगा। तभी बाथरूम से स्वीटी निकली। दूधिया सफेद गांव में वह सच में और भी अच्छी लग रही थी। गांव तो छोटा था, साथ में स्वीटी ने उसे कुछ इस तरह ढीला बांधा था कि उसके उभार साफ साफ दिख रहे थे। मैंने कहा था ना कि तुम नहाने के बाद और भी खूबसूरत लगोगी। और बीच बीच में हम कबाब भी ले रहे थे। मैंने कहा, कबाब है और शवाब है, ये तो समा ही लाजवाब है। अगर आपकी पत्नी को पता चल जाए कि यहाँ क्या समा है तो फिर क्या होगा? सवाल तो डरावना, पर इसके लिए मुझे काफी सफर करना होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मर्दों को ऐसे चलन पर पत्नी की क्या सोच होती है, पर मेरे साथ ऐसी नौबत नहीं आएगी। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। 25 साल का था जब मेरी शादी हुई थी और 4 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। पीलिया के कारण उसको गए 1 साल हो गए। तो सॉरी बोलकर वह मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। और आगे कहाँ, तब मुझे आपका मूड ठीक करना ही होगा। स्वीटी ने अपने पाम गाउन की डोरी की गांठ जैसे ही ढीली की। जो कुछ मेरी आंखों के सामने था, मेरा मन कुछ पल के लिए बहुत विचलित हो गया। मैंने इस पल की कल्पना भी नहीं की थी और ना ही मैं ऐसे हालात के लिए तैयार था। फिर भी अपने आप पर काबू रखा। तभी डोरबेल बजी तो स्वीटी ने अपने आप को कंबल से ढक लिया। डिनर आ गया था। वेटर डिनर टेबल पर रखकर चला गया। स्वीटी ने कंबल हटाया तो गांव का अगला हिस्सा वैसे ही खुला था। स्वीटी ने कहा, टेबल पर मेरी बैग में कुछ सामान पड़े हैं, आपको यहीं से दिखता होगा। आप जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मूड भी तरोताजा हो जाएगा, तो आपके मन को शायद थोड़ी सी राहत मिले। मैंने कहा, जल्दी क्या है, सारी रात पड़ी है। हाँ, अगर कल दोपहर तक तुम रहो तो और अच्छा रहेगा। इतना कहकर मैं खड़ा होकर उसके गाउन की डोरी बांधने लगा तो वह बोली, मेरा क्या, मुझे तो पैसे मिल गए। आप पहले आदमी हो जो सब ठुकरा रहे हो। वैसे आपने दोबारा शादी की या नहीं? आपका कोई बच्चा है? वह बहुत पर्सनल हो चुकी थी, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैंने उससे पूछा, डिनर लोगी क्या? अभी थोड़ा रुक सकते हो, तब तक कुछ बातें करते हैं। ओके, पहले तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है और तुम ये सब क्यों करती हो? स्वीटी ने कहा, पहली बात, लड़कियों की कभी उम्र नहीं पूछते। मैं थोड़ा हंस पड़ा। तभी उसने कहना शुरू किया, ठीक है, मैं आपको अपनी सही उम्र बता देती हूँ। मैं अभी 23 साल की हूँ। मैं सच बता रही हूँ। और आपके दूसरे सवाल का जवाब थोड़ा लंबा होगा, वह भी बता दूंगी। पर पहले आप बताएं कि आपने फिर से शादी क्यों नहीं की? आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं लगती। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं अभी 34 साल का हूँ।
मेरा कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने सारे टेस्ट लेकर बता दिया कि मुझ में पिता बनने की ताकत ही नहीं है। अब दूसरी शादी करके मैं किसी औरत को माँ बनने के सुख के लिए तरसता नहीं छोड़ सकता था। इस बार स्वीटी मुझसे गले मिली और कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर कोई बात नहीं। ऑफिस के बाद मैं कुछ समय एक एनजीओ को देता हूँ। मन में थोड़ी शांति मिलती है। चलो डिनर करते हैं। डिनर के बाद मुझे थोड़ा आराम करने का मन किया तो मैं बेड पर लेट गया। स्वीटी भी मेरे साथ ही बेड पर आकर कंबल लपेटकर बैठ गई। मेरे मन मेरे बालों को सहलाने सहलाने लगी। तुम यह सब क्यों करती हो? मैंने पूछा। कोई अपनी मर्जी से यह सब नहीं करता। मेरी कोई मजबूरी है जो इसके पीछे है। मेरे पापा एक प्राइवेट मिल में काम करते थे। एक एक्सीडेंट में उनका दायां हाथ कट गया था। कंपनी ने कुछ मुआवजा देकर उनकी छुट्टी कर दी थी। माँ भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल जाते थे। माँ 3 से 4 घरों में खाना बनाकर कुछ कमा लेती थी। इसी तरह गुजारा हो जाता था। पर पापा को घर बैठे शराब पीने की आदत पड़ गई। जमा पैसे खत्म हो चले थे। इसी बीच रूम बॉय डिनर के बर्तन लेने आया और दिन भर के बिल के साथ साथ रूम के बिलों का भी साइन कराकर ले गया। स्वीटी ने आगे कहा, शराब के कारण मेरे पापा का लीवर खराब हुआ और वह चल बसे। मेरी माँ की मौत भी 1 साल के अंदर ही होगी। मैं उस समय 10वीं क्लास पास कर चुकी थी। छोटी बहन अभी 6ठी क्लास में थी। पर मैंने पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर लिया था। हम एक छोटी चौल में रहते थे। मेरे एक रिश्तेदार ने ही मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी लगवा दी और शाम को एक घर में जहां माँ काम करती थी, मैं वहां खाना बनाती थी। पर उस पार्लर में मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी होती थी। मैं भी इसका शिकार हुई और इस दुनिया में मैंने पहला कदम रखा था। बोलते बोलते स्वीटी की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने टिश्यू पेपर से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी दुखती रग को बेमतलब ही छेड़ दिया। नहीं, आपने मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया। आंसू निकलने से कुछ दिल का दर्द कम हो गया। बोलकर स्वीटी ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह सब मैं अपनी छोटी बहन को सेटल करने के लिए कर रही हूँ। वह अभी 11वीं क्लास पास कर चुकी है और उसने सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। अभी तो एक बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन दे रखी है। घर बैठे बैठे कुछ पैसे भी कमा लेती है। मैंने एक लेडीज टेलर की दुकान देखी है, पर सेठ बहुत पैसे मांग रहा है। उसी की जुगाड़ में लगी हुई हूँ। ये काम हो जाए तो दोनों बहनें इस बिजनेस में लगेंगी। और फिर एक अंगाई लेकर उसने कहा, मैं आपको बोर कर रही हूं ना? आपने तो मुझे छुआ भी नहीं। आपको मुझसे क्या चाहिए? तो कहिए। मैंने कहा, अभी सारी रात पड़ी है। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। जब कोई जरूरत होगी कहूंगा। पर पार्लर से होटल तक तुम कैसे पहुंची? पार्लर वाले ने कहा था कि मैं औरों से थोड़ी स्मार्ट हूं, थोड़ी अंग्रेजी भी बोल लेती हूं। उसी ने कहा था, यहां ज्यादा पैसे कमा सकती हो और पार्लर में पुलिस की रेड का भी डर बना रहता। फिर मैं होटल में जाने लगी। इसके बाद स्वीटी ने ढेर सारी बातें बताईं। होटल की रंगीन रास्तों के बारे में कुछ बातें तो मैं पहले ही सुनी थी, पर एक जीते जागते इंसान जो खुद ऐसी जिंदगी जी रहा, उसके मुंह से सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा था। इसी तरह की बातों में ही आधी रात बीत गई। तब स्वीटी ने कहा, मुझे अब जोरों की नींद आ रही है। आपको कुछ करना हो तो कर लो। स्वीटी अभी तक गाउन में ही थी। मैंने बीच में ही बात काटते हुए कहा, तुम दूसरे बेड पर जाकर आराम करो और हाँ, बाथरूम में जाकर पहले अपने कपड़े पहन लो। बाकी बातें जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब करेंगे। तुम कल दिन में क्या कर रही हो? स्वीटी ने कहा, मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई है? सर, आपने मुझ पर इतना खर्चा किया। और मैंने स्वीटी की बात को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूं। अब बताओ, अपने कपड़े बदल लो। मैंने देखा कि जिस लड़की ने मेरे सामने बिना कुछ कहे गाउन खोलने में जरा भी संकोच नहीं था, वह लड़की अब कपड़े पहनने के लिए शानसार हो रही थी। स्वीटी ने गाउन के ऊपर चादर में अपने पूरे शरीर को इतनी सावधानी से लपेटा कि उसका शरीर पूरी तरह से ढक गया था और वह बाथरूम में कपड़े पहनने चली गई। थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदल कर आई और मेरे माथे पर किस करके गुड नाइट कहकर अपने बेड पर जाकर सो गई।
सुबह जब तक मेरी नींद खुली तो सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। मुझे देखा तो गुड मॉर्निंग कहकर बोली, सर आप फ्रेश हो जाइए या पहले चाय पियेंगे? मैंने कहा पहले चाय ही मंगवा दो, मुझे बेड टी की आदत है। और क्या तुम शाम 5 बजे तक फ्री हो तो तुम्हें उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। स्वीटी बोली, सर मुझे आप और ज्यादा शर्मिंदा ना करें। मैं फ्री नहीं भी हुई तो पहले आपका साथ दूंगी। मैं बस अपनी बहन को फोन करके बता देती हूँ कि मैं दिन में नहीं आ सकती। स्वीटी ने अपनी बहन को फोन किया और मैं बाथरूम में चला गया। जाते जाते स्वीटी को बोल दिया कि फोन करके नाश्ता भी रूम में ही मंगवा लेना। नाश्ता करने के बाद मैंने स्वीटी से कहा, मैंने एलिफेंटा की गुफाएं नहीं देखी हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो स्वीटी ने कहा, बेशक दूंगी। थोड़ी देर में हम एलिफेंटा में थे। वहां तकरीबन 3 घंटे तक हम साथ रहे। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, तुम मुझसे संपर्क में रहना। मैं जिस एनजीओ से जुड़ा हूं, मैं उसे तुम्हारी मदद के लिए कोशिश करूंगा। यह संस्था तुम जैसी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगी। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, पर हमारी ब्रांच का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। थोड़ा समय लग सकता है, पर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। स्वीटी ने भरे गले से कहा, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के सिवा कुछ नहीं है। इसी दुनिया में रात वाले बूढ़े की तरह 2 पांव वाले जानवर भी हैं और आप जैसे दयावान भी। स्वीटी ने भी अपना कार्ड मुझे दिया। हम दोनों लौटकर होटल आ गए। मैंने रूम में ही दोनों का लंच मंगा लिया। लंच के बाद मैंने होटल से चेकआउट कर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुलाई। सामान डिग्गी में रखा जा चुका था। जब मैं चलने लगा तो उसकी ओर देखकर बोला, स्वीटी मुझे तुम्हें और पैसे देने हैं। मैं पर्स से पैसे निकाल रहा था कि इस पर टैक्सी का दूसरा दरवाजा खोलकर वह मुझसे पहले जा बैठी और कहा, थोड़ी दूर तक मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? मैंने कहा, ओके। मैंने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो वह बोली, एयरपोर्ट में चौंक गया, पर एयरपोर्ट पर तो स्वीटी कहने लगी, क्या मैं एयरपोर्ट ट्रैवल नहीं कर सकती और आगे से आप मुझे मेरे असली नाम से पुकारेंगे? मेरा नाम मनीषा है। और कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट पर थीं। अभी फ्लाइट में कुछ वक्त था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो वह बोली, बस यहीं तक, आपको छोड़ने आई हूँ। मनीषा से मुस्कुराकर कहा। मैंने उसे और पैसे दिए। मनीषा रोती रोती बोली, मैं तो आपके कुछ काम ना आ सकी, ये पैसे आप रख लें। और मैं एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी तो उसने झुककर मेरे पैरों को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसकी 2 बूंद मेरे पैरों पर गिर गईं। मैं दिल्ली पहुंचकर चेन्नई और दिल्ली दोनों जगह के एनजीओ से लगातार मनीषा के लिए कोशिश करता रहा। बीच बीच में मनीषा से भी बात होती थी। तकरीबन 6 महीने बाद मुझे पता चला कि एनजीओ ने मनीषा को कुछ पैसे अलॉट किए हैं और कुछ उन्होंने बैंक से कम ब्याज पर कर्ज दिलवा दिया है। एक दिन मनीषा का फोन आया। वह भर्राई आवाज में बोली, सर आपके पैर फिर से छूने का जी कर रहा है। परसों मेरी दुकान का उद्घाटन है। यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप आते तो दोनों बहनों को आपके पैर छूने का एक और मौका मिलता। मैंने भी कहा कि अभी तक मैं नहीं आ सकता, पर अगली बार जरूर चेन्नई आऊंगा तो सबसे पहले तुम दोनों बहनों से मिलूंगा। आज मुझे मनीषा से बात करके बेशुमार खुशी का एहसास हो रहा था और मन थोड़ा संतुष्ट भी लग रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल NR हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।